Assalamu alaikum everyone. The topic of my discussion is how to start an ostrich farm. सो ओस्ट्रिच फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने जो है वो ये फाइंड करना है कि ओस्ट्रिच का कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करके एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनाना चाहते हैं। ओस्ट्रिच मीट और ओस्ट्रिच हाइट जो है वो दो कॉमन सोर्सेज हैं जिससे आप रेवेन्यू ले सकते हैं। इसके अलावा ओस्ट्रिच के एग और फीदर्स को भी आप सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। और इसकी एक ये भी बेनिफिट है कि ओस्ट्रिच फीदर और एग हासिल करने के लिए ओस्ट्रिच को जो है वो किल करने की ज़रूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट स्टेप है हाउसिंग का। तो जहाँ पे आपने ओस्ट्रिच स्टार्ट करने के लिए उसके लिए सबसे पहले आपके पास लैंड होनी चाहिए और ऑलमोस्ट 1 to 3 एकड़ लैंड जो है वो रिक्वायर्ड होती है ओस्ट्रिच फार्मिंग के लिए, जहाँ पे जो ओस्ट्रिच हैं वो इजीली रन कर सकें और हेल्दी रह सकें। और इसकी हाउसिंग की बिल्डिंग देखें तो जो है वो सिंपल सा इंडोर शेल्टर बिल्ड करना है जहाँ जो कि इनको जो है वो हार्श वेदर से प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा जो आउटडोर है वहाँ पे आपने फेंस क्रिएट करना है ताकि ओस्ट्रिच जो है वो एस्केप ना कर सकें। ये जो है वो एक सिंपल सा ओस्ट्रिच फार्म दिखाया गया जहाँ पे ये जो इंडोर एरिया है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है हार्श कंडीशन से इन्वायरमेंट है, और बाकी जो है यहाँ पे ये आउटडोर एरिया जहाँ पे ओस्ट्रिच जो है वो इजीली रन करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्ट ओस्ट्रिच टाइप। ओस्ट्रिच की जो है वो डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। जो 3 जनरल टाइप्स हैं इसकी, उसमें रेड नेक ओस्ट्रिच है, ब्लू नेक ओस्ट्रिच है और अफ्रीकन ब्लैक ओस्ट्रिच है। रेड नेक और ब्लू नेक ओस्ट्रिच जो हैं वो लार्जर होते हैं और अग्रेसिव होते हैं, जबकि जो अफ्रीकन ब्लैक बर्ड हैं वो स्मॉलर होते हैं और इसके अलावा इनको मैनेज करना ईजी है। तो अगर आपने फ़र्स्ट टाइम ऑपरेट करना है ओस्ट्रिच फार्म तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अफ्रीकन ब्लैक ओस्ट्रिच से स्टार्ट लें। देन परचेज़ ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच फार्म के लिए जो है वो ओस्ट्रिचेस परचेज़ करने के लिए आपके पास डिफरेंट जो है वो चॉइसेस हैं। आप या तो अनहैच एग बाय कर सकते हैं, यंग चिक परचेज़ कर सकते हैं या फिर अडल्ट ओस्ट्रिचेस परचेज़ कर सकते हैं। अनहैच एग और जो यंग चिक्स हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, बट इनको प्रॉपर जो है वो अडल्ट एज तक रेज़ करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो है वो एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। जबकि अगर आप जो है वो अडल्ट ओस्ट्रिच परचेज़ करते हैं तो नो डाउट कि इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है, बट जो है क्योंकि ये जो है वो फ़ौरन से न्यू एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और आप इससे एग कंटिन्यूसली हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके फीदर्स हैं उसको हार्वेस्ट कर से प्रॉफिट ले सकते हैं। देन ओस्ट्रिच की फीडिंग है तो ओस्ट्रिच को जो है वो प्रॉपर फूड चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फार्म के अंदर। ओस्ट्रिच जो है वो हर्बीवोर्स होते हैं और सम टाइम जो है वो लोकस पे भी फीड कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी पर डे फूड रिक्वायरमेंट देखें तो 3.5 किलोग्राम होती है। इसके अलावा स्पेशल फार्मूलेटेड न्यूट्रिशन भी अवेलेबल होती है ओस्ट्रिच के लिए मार्केट्स में, जिसमें जो फाइबर का कंटेंट है वो हाई रखा जाता है और प्रोटीन कंटेंट लोअर रखा जाता है, जिससे जो इनकी ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है। देन ब्रीडिंग मैनेजमेंट है। ब्रीडिंग सीज़न ओस्ट्रिच का देखें तो जब डे लेंथ इंक्रीज़ होती है तब इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है। मीन्स कि जब समर सीज़न आता है तो ओस्ट्रिच का जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्टार्ट होता है। और पाकिस्तान में फरवरी टू अगस्त होता है ब्रीडिंग सीज़न। एग की प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल होती है, बट एक साल में आप 70 एग्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं ओस्ट्रिच से। और एग की जो पीक प्रोडक्शन है जब ओस्ट्रिच की एज 6 to 11 ईयर होती है तो उस वक्त ज़्यादा होती है। और इसकी जो एग की प्रोडक्शन मीन्स के प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो 30 ईयर तक रहती है। 1 मेल जो है वो 2 to 3 फीमेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन इंक्यूबेशन ऑफ एग है। इंक्यूबेशन के लिए जो है वो 38 to 45 डेज़ लगते हैं और ये जो है वो दो तरह से की जा सकती है एग की इंक्यूबेशन। या तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि जो फीमेल है वो दिन टाइम इंक्यूबेट करती है एग्स को और रात के टाइम जो है वो मेल इंक्यूबेट करता है। और इसमें जो एग्स हैं उनको क्लोज कांटेक्ट रखा जाता है बॉडी के साथ ताकि जो बॉडी की हीट है वो एग में ट्रांसफ़र हो और एग की इंक्यूबेशन हो। और जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन है इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेटर्स अवेलेबल होते हैं जिसका टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री रखा जाता है और जहाँ पे जो है आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन करवाई जाती है। लेकिन जब इंक्यूबेशन जो है तकरीबन कंप्लीट होने वाली होती है तो इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है वो लोअर कर दिया जाता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो चुकी होती है और एम्ब्रियो जो है वो भी हीट प्रोड्यूस कर होता है, तो अगर ओवर हीटिंग को इसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इनक्यूबेटर है उनका टेम्परेचर जो है वो लोअर कर दिया जाता है। देन हैचिंग है। ओस्ट्रिच की हैचिंग अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स
इनकी जो हैचिंग है वो पुअर होती है, मीन्स के जो सक्सेस रेट है हैचिंग का वो 50 to 60% होता है। एग को जो है वो जब 39 डे आता है इंक्यूबेशन का, तब हैचर रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है, या फिर जब इंटरनल पिपिंग सुनाई दे तब जो है वो हैचर रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये जो इंटरनल पिपिंग कब सुनाई देती है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो चुकी होती है और ब्रीथिंग के लिए वो जो मेम्ब्रेन की एयर सैक है उसको ब्रेक करता है, तो तब ये जो है वो इंटरनल पिपिंग सुनाई देती है, जिसको एज अ सिग्नल यूज़ किया जाता है कि अब जो है वो एग्स को हैचर रूम में ट्रांसफ़र किया जाए। देन ब्रूडिंग है। ब्रूडिंग पीरियड जो है वो चिक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, और इसकी रीज़न क्या है कि इस वक्त जो मॉर्टेलिटी रेट है चिक्स का वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस वक्त जो है वो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होती है। चिक्स को जो है वो जब हैचर से रिमूव किया जाता है तो कुछ दिनों के लिए ब्रूडर बॉक्सेस में रखा जाता है, लेकिन जितने जल्दी पॉसिबल हो इनको जो है वो लार्जर पेन्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जो है ये एक्सरसाइज कर सकें और प्रॉपर जो है वो हेल्दी रह सकें। और ये जो लेंथ है टाइम की, जब से हैचर से जो है आउटडोर एरिया में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। अगर वेदर की कंडीशन जो है वो फेवरेबल है तो आप इसको जो है जितना जल्दी हो सके लार्जर पेन्स में ट्रांसफ़र कर दें। सो दैट्स ऑल अबाउट ओस्ट्रिच फार्मिंग। थैंक यू।